Hello students. So today we are going to learn about the very important chapter of class 11 Maharashtra board, that is chapter number 6, that is the mechanical properties of solid. Very important chapter. अगर हमने इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव देखा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर. सो बाकी का छोड़ देते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी बेसिक चैप्टर फॉर द इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव. बट जो भी हमारे मेन कंसेप्ट है हम स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर का नाम है, देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. वी नो ऑलरेडी सॉलिड्स, वी नो इट्स प्रॉपर्टीज, वी नो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. वो अपने 10 के पहले ही सब कुछ क्लियर कर डाला. बट यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या बोला है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तो हम बाकी की प्रॉपर्टीज नहीं देखने वाले, जैसे कि उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज होगी और कोई दूसरी प्रॉपर्टीज होगी, वो नहीं देखने वाले हम. वी आर ओनली गोइंग टू लर्न अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इज व्हाट इज सॉलिड. हमें पता है सॉलिड मतलब क्या होते हैं, व्हाट आर सॉलिड्स. दैट इज सॉलिड मतलब क्या, उनको क्या होता है, फिक्स साइज एंड शेप, जैसे कि वॉल्यूम वगैरह, ये जो चीजें होती है उनको कैसे फिक्स होती है, उनकी साइज शेप फिक्स होती है. अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उनकी साइज शेप इजीली चेंज नहीं होती. अभी इजीली क्यों बोल रहा हूं मैं, आपको आगे जाके समझेगा. बट यहाँ पे क्या होता है, उनको एक फिक्स साइज होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है, उनको हम सॉलिड्स कहते हैं. अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, उनका एक ये जो उनका साइज शेप, ये जो उनका वॉल्यूम होता है, इसकी वजह से होता है उनके अंदर एक इंटरनल उनका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. दे हैव अ फिक्स्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. दे हैव द फिक्स्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वी नो दैट कि अगर कोई भी हमने सब्सटेंस लिया, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है इट इज लाइक दिस. ये यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है और क्यूबिक स्ट्रक्चर है. लेट्स से मैं आपको सिर्फ फ्रंट व्यू बता रहा हूँ. दिस इज इट्स स्ट्रक्चर. ये जो है, दीज आर द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ऐसा हम कंसीडर करते हैं. तो उनमें एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है. देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आगे जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें इस चैप्टर में देखना है, दैट इज गोइंग टू लर्न अबाउट डिफॉर्मेशन. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफॉर्मेशन. देखो अभी डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, दैट इज डिफॉर्मेशन मीन्स दैट इज अ change in size or shape of the body or of the object due to application of applied force. That force can also be called as the deforming force. अभी उसको डिफॉर्मिंग क्यों बोलते हैं, जैसे कि अभी देखो हमने कुछ सॉलिड के एग्जांपल लिए, तो आप कई सॉलिड्स ऐसे हैं जिन पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उनका शेप इजीली चेंज होता है. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं उनको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है तब जाके चेंज होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई रबर बॉल लो और कंसीडर कोई स्टील बॉल लो, लोहे का बॉल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टील बॉल लो. अगर आप स्टील बॉल को दबाएंगे उसका शेप चेंज होगा क्या, नहीं होगा, इजीली चेंज नहीं होगा. हाँ, अगर आप उसको हथौड़े से जोर से, एकदम बड़े हथौड़े से जोर से मारोगे, हाँ, तब वो स्टील बॉल का शेप चेंज हो सकता है. बट रबर बॉल का इजीली शेप चेंज होता है. तो यहां पे होता क्या है, जब शेप चेंज होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, शेप चेंज होता है मतलब क्या, इनके अंदर का जो ये स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पे क्या होता है, जैसे हमने उस बॉल को स्क्वीज कर दिया, उसको हमने दबा दिया रबर बॉल को, तो ये जो यहां पे ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, ये क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लगेगा. बट when we remove that force, फिर से ये कैसा बन जाएगा, फिर से ये ऐसा बन जाएगा. देखो पहली केस में हमने फोर्स उसको दबाया कंप्रेसिव, तो ये ऐसा बन गया. फिर से हमने फोर्स निकाल दिया, ऐसा बन गया. अभी ये हमें पूरे सभी के सभी सॉलिड्स में नहीं दिखता है, पर्टिकुलर सॉलिड्स में दिखता है. तो यहां पे 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है जिनको हम कहेंगे, दैट इज फर्स्ट इज elasticity and second one is that is the plasticity. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और
इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो अभी इलास्टिसिटी मतलब क्या? इलास्टिसिटी मतलब क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड ड्यू टू विच it regain its original size and shape after the removal of the force। तो हम सिंपली यहां पे क्या लिखेंगे? that is the size and shape of the body, size and shape of the body is regained after the removal of deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स, अभी हम यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स में लिख रहा हूं जानबूझ के, बिकॉज वो जो फोर्स है उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या? उसका जो फॉर्म है उसको चेंज कर रहा है। तो सिंपली उसे हम कहेंगे जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसका कुछ तो, एक तो उसको छोटा बना रहा है, उसको बड़ा भी बना सकता है, राइट। तो यहां पे क्या हो जाए, अगर हमने वो फोर्स रिमूव कर दिया तो वो ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएंगे। जैसे कि इसका एकदम अच्छा सा एग्जांपल क्या है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में लिखेंगे तो रबर, एकदम अच्छा एग्जांपल आपके लिए रबर। उसके बाद क्वार्ट्ज क्रिस्टल वगैरह ये भी उसके एग्जांपल है, बट रबर, लेट्स से आपके पास रबर बॉल है, रबर बॉल को आप दबाओ छोटा बन जाता है, उसको छोड़ दो फिर उसके वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अभी यहां पे ठीक है, ये पार्ट हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन इलास्टिक होते, कौन कौन नहीं होते। पहले हम देखते हैं अबाउट द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब यहां पे क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ड्यू टू विच इट कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? साइज एंड शेप can't be regained after the removal of deforming force। इसका अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज मड और क्ले। मतलब क्या, हमने जो भी उस पर एक लेट से उस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, उसके बाद अगर हमने वो फोर्स रिमूव भी कर दिया तो उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं आएगा। मड मतलब हमें पता है मिट्टी जब पानी के साथ मिलती है तो दैट इज द क्रिएशन ऑफ मड। अगर हमने उस मड को कोई भी है उसका कुछ बनाने लगे, उसको थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, वो फोर्स रिमूव कर दिया, तो वो मड क्या उसके ओरिजिनल शेप में आता है? नहीं, बिकॉज इट हैज द प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर हमने कोई क्ले ले लिया, क्ले में भी वैसा ही है, मतलब क्ले दैट इज दी, वो दोनों एक ही इसमें आते हैं, बट अगर हमने उसको भी कुछ फोर्स लगा दिया, अगर फोर्स रिमूव कर दिया तो उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप रिटेन होता है क्या? नहीं, राइट। तो ये होती है प्लास्टिसिटी एंड दैट इज द इलास्टिसिटी। तो सिंपली डिफरेंस क्या है? इन इलास्टिसिटी आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स आपको आपका ओरिजिनल शेप मिल जाएगा। इन प्लास्टिसिटी अगर आप फोर्स भी रिमूव करोगे, स्टिल यू कांट गेट द ओरिजिनल साइज एंड शेप। Okay, so this is about the elasticity and plasticity. Okay, so elasticity और plasticity हमने ये देखा। So main difference is that it is in elasticity regain its original size and shape, after in plasticity after removal of force there is no regain in the original size and shape। अभी यहाँ पे ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हमें ये पूरे इसी के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में मेनली पढ़ना है, बट इसी मतलब ये जो डिफॉर्मेशन है बस यही हमें स्टडी करनी कि ये डिफॉर्म कैसे होता है, और अगर फिर से ओरिजिनल साइज में आ रहा है तो वो कैसे होता है। बस इसके जस्ट कैलकुलेशन करने हैं कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, कौन सा मटेरियल कम इलास्टिक है, कौन सा मटेरियल प्लास्टिक है। प्लास्टिसिटी के बारे में हम ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले इन दिस चैप्टर, बट यस अबाउट द इलास्टिसिटी वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, राइट। सो अभी कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक होता है? सो देखो, देयर इज अ नो परफेक्ट इलास्टिक और नो परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। जो भी हम देख रहे हैं वो उसके बेस्ट एग्जांपल्स देख रहे हैं, बट these are not the ideal elastic materials or the ideal plastic materials। तो ऐसा नहीं है। सो आइडियली इलास्टिक और आइडियल प्लास्टिक मटेरियल नहीं है, बट हम ऐसा देख रहे हैं। अभी इलास्टिक होने आप कहेंगे रबर ही इलास्टिक है, वैसा नहीं। स्टील जो है दैट इज आल्सो इलास्टिक, एल्यूमिनियम जो है, कॉपर जो है, बाकी के जो भी सॉलिड्स है दोज आर आल्सो इलास्टिक। बट यहाँ पे क्या होता है, मतलब इलास्टिक, अभी वहां पे क्यों हमें रबर क्यों इलास्टिक लगता है? क्योंकि हमें वहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स कम होता है। थोड़ा सा फोर्स लगाए खींच गया, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया दब गया, तो इसलिए हमें लगता है कि दैट इज इलास्टिक, बट वैसा नहीं है।
अभी स्टील है, उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, हाँ, बट उसका भी साइज एंड शेप चेंज होता है, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स उसका साइज एंड शेप ओरिजिनल वो रिगेन करता है। हाँ, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, एक पर्टिकुलर हमने ज्यादा ही फोर्स लगा दिया, उसके ज्यादा ही साइज एंड शेप हमने चेंज कर दिए, हाँ, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसका वो साइज एंड शेप रिगेन नहीं करता। कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो रबर भी हो, वो नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर लिमिट, वो जो लिमिट होती है वो इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept, that is these are the two concepts, that is the stress and strain. So first पहले हम देखते हैं what is the stress। हम यहाँ पे देखते हैं that is the stress। तो देखो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, सिंपली देखो स्ट्रेस मतलब क्या होता है। अभी तक हमें क्या पता था, व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रेस, बस बहुत हमने काम कर दिया, बहुत ये हो गया, तो हम कहते हैं कि सिंपली बहुत स्ट्रेस आ गया, बस सिंपली ये वही स्ट्रेस है। हाँ, ये वही स्ट्रेस है। आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, हाँ ये वही स्ट्रेस है, बट ये हमारा नहीं, वो सॉलिड का है, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरा हाथ ऐसा खींच लिया एकदम ऐसा यहाँ पे, और कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, मेरे अंदर में आई विल फील द स्ट्रेस, राइट। बट अभी कोई मेटल है, तो अगर उसको भी कोई खींच रहा है, उसको भी, उसके भी साइज एंड शेप अगर डिफॉर्म कर रहा है, उसके इसका फॉर्म चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें भी स्ट्रेस आएगा, राइट। तो उसका जो स्ट्रेस होता है सिंपली उसे कहते हैं हम मैकेनिकल स्ट्रेस, और सिंपली है जो हम जो इलास्टिसिटी वाला स्ट्रेस से कहेंगे। बट हाँ, ये उसी तरह है। अभी ये थोड़ा कैसे कैसे होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी सीधी सारी डेफिनेशन क्या है, द रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्सेस, अभी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है हम देखने वाले हैं। द रिस्टोरिंग फोर्सेस, द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इंटरनली पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is called as stress, is called as stress, और मैकेनिकल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पे that we should know about first about the mechanical, or sorry that is the restoring force। अब restoring force मतलब क्या होता है, let's say we have the wire which is fixed to this rigid support, यहाँ पे एक rigid support का एक वायर है। अब लेट्स से मैंने इस वायर को मैंने कुछ वेट यहाँ पे लगा दिया है, लेट्स से यहाँ पे एक हुक है, देयर इज अ वन हुक लाइक दिस, और यहाँ इस हुक को मैंने एक वेट लगा दिया है ऐसा, एंड इट्स वेट इज समथिंग लाइक 50 kg है, 50 kg कंसीडर करो, एक स्टील वायर है, 50 kg वेट है। अब ड्यू टू दैट वेट ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, इसका साइज चेंज, ऑब्वियसली इसको नीचे फोर्स लग रहा है, तो इसकी जो थोड़ी सी लेंथ है यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। तो बढ़ेगी मतलब क्या, इनिशियली अगर कोई इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है, इनिशियली इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है, तो बाद में इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लेट से ये यहाँ पे लेट से इसके मॉलिक्यूल ज्यादा हाईलाइटेड ज्यादा दिखाता हूं मैं, बाद में इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये छोटा होगा। अब इफ अगर मैंने अभी इसको इस वेट को मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से इसकी ओरिजिनल लेंथ को आ जाएगा, और इसका जो शेप है मैंने जैसे पहले बताया था ये पहले बन जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप उस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, अभी यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स किसके वजह से था, इस लोड के वजह से था, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स था और वेट फोर्स था, हम कहेंगे वेट फोर्स था, जो भी होगा लेट से 50 kg 100 kg, तो 50 into 9.8 दैट विल बी दैट फोर्स, दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। वो डिफॉर्मिंग फोर्स इसमें क्या करेगा, डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, और जैसे ही यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है, दैट इज द, हम उसको कहते हैं दैट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। दीज आर नथिंग बट द मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर नथिंग बट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके अंदर ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, और जैसे ही हम इस लोड को रिमूव करते हैं, जैसे ही हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, दैट डिफॉर्मिंग फोर्स वहां पे एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको रिटर्न लाने के लिए वो फोर्स लगाता है। मतलब फॉर्म चेंज करने वाला फोर्स कौन सा होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फॉर्म को रिस्टोर करने वाला फोर्स मतलब कौन सा होता है, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। अभी ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, देखो डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा रहेगा, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी,
इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी है। बट ये जो हमारा फोर्स है दैट इज ठीक है, इसको रख देता है ऐसा। दूसरा हम यहाँ पे दिखाता हूँ, दूसरा यहाँ पे लेट से यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ। ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है F, दिस इज व्हाट, दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बट यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, दैट इज अपोजिट होगी, अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगती है वो, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। एंड ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज ए व्हाट, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया पे वो फोर्स लगना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो सिंपली मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब क्या यहां पे हमने लिखा है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सिंपली व्हाट, दिस F अपॉन A, दिस इज सिंपली व्हाट, दिस इज द स्ट्रेस। ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, राइट, और एरिया का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस। यहाँ पे एक बार हमेशा रखना, ये जो फोर्स होता है ये हमेशा पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे फोर्स कैसे लेते हैं हम, ये पॉजिटिव, इसके लिए हम यहाँ पे मॉडुलस पे दिखा रहे हैं, राइट। सिंपली दिस इज द स्ट्रेस। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। सिंपल। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द स्ट्रेन, दैट इज द स्ट्रेन। अभी देखो स्ट्रेन मतलब क्या, स्ट्रेन मतलब क्या, strain means simple, that is the ratio of change in dimension of body, change in dimension of a body or object, of an object to its original dimension, to its original dimension is called as strain or mechanical strain. Simply strain मतलब क्या, that is change in dimension divided by original dimension, जैसे कि देखो, इफ आई अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस वायर, यहाँ पे फोर्स, इस वायर पे हमने फोर्स लगा दिया, इसकी लेंथ कुछ तो इंक्रीज हो गई। सो लेट्स से उसकी इनिशियल ओरिजिनल लेंथ थी L और उसकी इंक्रीज लेंथ हो गई, ओरिजिनल लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ उसकी है दैट इज L, एंड इंक्रीज लेंथ उसकी क्या हो गई, दैट इज कैपिटल L प्लस स्मॉल l, वेयर स्मॉल l इज व्हाट, दैट इज इलोंगेशन। ये इतना इलोंगेशन उस वायर में आया है ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां पे चेंज इन लेंथ क्या हो गया, चेंज इन लेंथ दैट इज उसको हम डेल्टा एल कहेंगे, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एल प्लस स्मॉल एल माइनस एल, एल कैंसिल, और यहां पे क्या रहेगा, स्मॉल एल। तो यहां पे ये स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ दैट इज स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सिंपली। अब यहाँ पे हमने लेंथ के बारे में देखा, कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखने वाले, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल, उसके बाद वॉल्यूम, शेयरिंग। यहाँ पे मैंने आपको लॉन्जिट्यूडिनल का एग्जांपल बताया, बट यहाँ पे इसलिए जनरल डेफिनेशन क्या कहते हैं हम, चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। इसका यूनिट क्या होगा यूनिट, इट विल हैव द नो यूनिट because it is the ratio of same quantity। ऊपर भी लेंथ है न्यूमरेटर में, नीचे भी लेंथ है, तो ऑब्वियसली मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सो फर्स्ट देखते हैं हम, उसमें देखते हैं दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, देखो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मींस व्हाट? when the deforming force changes when the deforming force creates the changes in the length of the body. when the deforming force creates the deformation in length of the body, then it is called as longitudinal stress. सिंपली मतलब कि लेट से अभी जो मैंने आपको वायर का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कोई तो वायर है, उस पर अगर आपने कुछ फोर्स लगा दिया, राइट, उस पर आपने कुछ फोर्स लगा दिया, उसकी इंक्रीज लेंथ, ये यहाँ पे वायर ऐसी बन गई ड्यू टू दैट अप्लाइड फोर्स, उसकी लेंथ चेंज हो गई, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली ये जो स्ट्रेस होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब क्या होगा, देखो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब सेम फॉर्मूला कुछ नहीं बदलेगा, दैट इज यहाँ पे जो फॉर्मूला, इस पे फोर्स लगा है और इस पे इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, दैट इज यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, सो राइट। तो यहाँ पे F अपॉन O दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड ऑन दैट लेंथ, यहाँ पे लेंथ आएगा, राइट। और यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली दैट इज दी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपली लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स क्रिएट द चेंजेस इन लेंथ, उसको हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। अब दूसरा होता है दैट इज दी वॉल्यूम स्ट्रेस, दूसरा होता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, दैट इज दी यहाँ पे दो टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं, दैट इज टेंसाइल फोर्सेस एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। देखो टेंसाइल फोर्सेस मतलब क्या, लेट से ये एक वायर है, इसको अगर आपने दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स कैसा है, ये नीचे डिफॉर्मिंग फोर्स है और यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट है, तो इसकी यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे एक ऐसा फोर्स होगा ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे ये इसको पकड़ के लग रहा है, इसका मतलब ये जो सपोर्ट है उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये जो लोड है इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे जब दोनों तरफ से फोर्स लगते हैं इन दिस वे, तो यहाँ पे ये जो फोर्सेस, इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज दी टेंसाइल फोर्सेस। एंड जो स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज दी टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है, अभी कंप्रेसिव फोर्स मतलब क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पुल्ड हो गया, दोनों तरफ से पुल्ड हो गया, यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ से पुश किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वायर है, ये यहाँ पे ये फोर्स ऐसा लगा, ये यहाँ पे ये फोर्स ऐसा लगा, राइट, दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर उस वायर को पुश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके हम क्या कहेंगे, दैट इज द कंप्रेसिव फोर्सेस, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब टेंसाइल फोर्स की वजह से, कंप्रेसिव फोर्सेस मतलब क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस किसकी वजह से, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई होगी, ड्यू टू टेंसाइल फोर्स यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ हो गया, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज इन लेंथ, राइट। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ डिक्रीज्ड, लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो गई, राइट। ऑब्वियसली दोनों तरफ से दबेगा तो क्या होगा, लेंथ उसकी डिक्रीज ही होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप इज दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेस, और उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहा जाता है, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, अभी वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या, when the deforming force यहाँ पे क्या करता है, when deforming force changes the area of the body, changes the volume of the body,
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज कर दी। अब उसमें और भी थोड़ी सी बातें हैं, वो बाद में बोलेंगे, नहीं तो सर आप ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट को याद आया, स्टूडेंट को समझ में आया होगा, बट लीव इट, सिंपल इसको ध्यान दो। यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स उसका वॉल्यूम ही चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये बॉल है, उसको हमने ये फोर्स ऐसा लगा दिया, और यहाँ पे हमने लेट से उसके आफ्टर अप्लाइंग उसका क्या हो जाएगा, ये बॉल छोटा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो उसका यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, कुछ तो वॉल्यूम था, दैट इज v, यहाँ पे उसका चेंज इन वॉल्यूम होगा v डैश। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज अप्लाइड ओवर द कंप्लीट एरिया, ओवर द कंप्लीट एरिया, and it is a over the complete area, and it is a normal to that area, normal to the area। मतलब क्या, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, मतलब ये हमेशा परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे छोटा एक निकालेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ, इस एरिया के साथ 90 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, दैट इज ये जो फोर्स है, इट चेंजेस इट्स साइज, और हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस चेंजेस दी, और हम कहेंगे दैट इज दी, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है, दैट इज in this case there is a change in size, but not the shape, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। मतलब क्या, यहाँ पे उसकी ये साइज यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे साइज छोटी हो गई, बट दोनों का शेप तो सेम ही है ना, यहाँ पे सर्कुलर था, यहाँ पे भी सर्कुलर है, ऐसा नहीं वो ये सर्कुलर है, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, नहीं, शेप उसका सेम है, हाँ साइज उसकी चेंज हो गई, राइट। तो यहाँ पे भी फिर से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो होता है दैट इज दी फोर्स अपॉन एरिया। जनरली ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिया जाता है, तो उसको हम प्रेशर भी बोलते हैं, दैट इज दी प्रेशर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज अप्लाइड ऑन द ऑल द सरफेस, राइट। ये पॉइंट पे नहीं अप्लाई होता है, कंप्लीट सरफेस पे अप्लाई होता है, तो उसको हम जनरली इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी डिफाइन करते हैं, राइट। और यूनिट क्या होगा, दैट इज दी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सभी स्ट्रेस, ऑब्वियसली ये भी स्ट्रेस है, चाहे कौन सा भी टाइप हो, बट स्ट्रेस ही है, तो उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। सो नेक्स्ट नाउ थर्ड टाइप है, दैट इज द शेयरिंग स्ट्रेस। देखो थर्ड टाइप इज दैट इज दी शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस, तो देखो शेयरिंग स्ट्रेस मतलब क्या होता है, देखो सिंपली मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं। when the restoring force developed per unit area, when the restoring force developed per unit area changes the shape of the body, due to tangential force applied on the area, is called as shearing stress। ठीक से समझ लो, इंपॉर्टेंट है। जो हमने लास्ट स्ट्रेस देखा था, वॉल्यूम स्ट्रेस, उसमें शेप चेंज नहीं हुआ था, उसमें चेंज क्या हुआ था, उसमें सिर्फ साइज चेंज हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है।
यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। अभी वो कैसे हो रहा है देखो शेप कैसे चेंज हो रहा है। लेट से यहाँ पे ये लेट से यहाँ पे रिजिड सरफेस है ये। अब यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, दिस इज द ब्लॉक। इस ब्लॉक को हमने लेट से यहाँ पे ऐसा फोर्स लगा दिया। अब एरिया जो है ये ऊपर का एरिया होगा इसका, मतलब कि लेट से ये उसका ऐसा सरफेस है इस ब्लॉक का, और हमने लेट से यहाँ पे ऐसा फोर्स लगा दिया इसको। तो इस फॉर दिस एरिया इट इज व्हाट, ये जो एरिया होगा उसके लिए ये फोर्स कैसा हो गया, फॉर दिस एरिया ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर होता तो ये ऐसा होता फोर्स, बराबर, ये ऐसा फोर्स होता, राइट, ये ऐसा होता। बट यहाँ पे एक ऐसा है टेंजेंशियल है, फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल है। तो होगा क्या, देखो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये जो है इसका शेप अब ऐसा बन जाएगा, या फिर मैं ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डॉट 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 ऐसे निकाला, यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली दैट इज, क्योंकि अलग फिगर निकाले तो आपको नहीं समझ में आएगा। सो यहाँ पे हमने ऐसा फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो उसके फिक्स्ड है बिकॉज ये रिजिड सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो उसकी साइड है यहाँ पे ऐसी शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे ये भी जो साइड है उसकी यहाँ पे देखो। तो इनिशियली उसका शेप कैसा था, इनिशियली उसका शेप हम बोलेंगे दैट इज रेक्टेंगुलर था या स्क्वायर था। अब उसका शेप कैसा होगा, ये रोम्बस शेप होगा या पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ पे शेप में चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, शेप में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेट से अगर ये यहाँ पे देखें तो ये जो फोर्स होता है ये होता है टेंजेंशियल फोर्स, और इस एरिया पे ये अप्लाई होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज देयर इज अ चेंज इन शेप, देयर इज अ चेंज इन शेप। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज सिंपल, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू दैट इज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज हम सिंपली लिखेंगे दैट इज Ft पर यूनिट एरिया। ये टेंजेंशियल फोर्स है तो इसलिए पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे Ft लिख रहा हूं। ओके, सो दिस इज अबाउट द शेयरिंग स्ट्रेस, सिंपल। अब स्ट्रेस के टाइप हमने देख लिए। आफ्टर दैट हम देखने वाले अभी दैट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, so types of strain, so types of strain मतलब क्या हो गया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन मतलब सिंपली जैसे हमने स्ट्रेस में देखे वैसे सिमिलर स्ट्रेन में टाइप्स है। दैट इज द फर्स्ट टाइप इज दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या, लॉन्जिट्यूडनल का हमने पहले मीनिंग देखा है, इट इज रिलेटेड टू द लेंथ, राइट, वहां पे लेंथ पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे और लेंथ के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा था। अभी स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, सिंपली मैं डायरेक्टली लिखता हूं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू दैट इज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ। मतलब कि लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा वायर है, ड्यू टू ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसकी लेंथ यहाँ पे ये चेंज हो गई ड्यू टू दिस फोर्स, राइट। तो यहाँ से जो थी दिस इज इट्स ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, ये जो है इलोंगेशन दिस इज स्मॉल एल। तो सिंपली हम लिखेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या, दैट इज स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल, सॉरी ये हो गया हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद कौन सा आएगा, दैट इज दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस देखा था तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा दूसरा। सेकंड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक हमें पता है इट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम एंड डायमेंशन हम वॉल्यूम से बता दिखाते, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होगा, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, to its original volume, right, simple। strain देखो simple, it is the ratio that is यहाँ पे हम लिखेंगे that is change in volume मतलब डेल्टा v to its original volume capital।
सिंपल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। खत्म। तीसरा इंपॉर्टेंट है समझने में, दैट इज थर्ड इज, हमने यहाँ पे देखा था दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस देखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज दी शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है ऑफ द बॉटम फेस एंड द टॉप फेस। दिस इज द बॉटम फेस ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द टॉप फेस। यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस होता है, ये जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पे सिंपली शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या होता है, दैट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज स्मॉल एल, स्मॉल एल। लेट्स से हम इस डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एल से बताते हैं, या फिर इसको एक्स लिखते हैं, या फिर डेल्टा एक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज किया, दिस इज डेल्टा एक्स बिकॉज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। या एक्स से भी बता सकते हैं, दैट इज एक्स। एंड यहाँ पे ये इस लेंथ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, राइट, इस साइड पे ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। लेट्स से दिस साइड इज कैपिटल एल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और जिस लेंथ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुई है उसका ये रेशियो होता है। मतलब क्या, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या, दैट इज एक्स अपॉन एल। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुई एक्स टू द ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। अब यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे इस पार्ट को, यहाँ पे ये, ऐसे मैं इसको नाम देता हूँ, दैट इज पी क्यू, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट पी क्यू आर। अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर को देखोगे तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल बनता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ये जो एंगल है इसको अगर हम थीटा कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो यहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रही है, यहीं पे एंगल शिफ्ट हो रहा है, राइट। ये जो टॉप सरफेस है इट इज शिफ्टेड बाय दिस एंगल ओवर द बॉटम सरफेस, राइट। तो ये जो एंगल थीटा है हमने यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द शेयरिंग एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, थीटा इज व्हाट, हियर द शेयरिंग एंगल। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा। शेयरिंग स्ट्रेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ये क्या है, दिस इज हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। बिकॉज अगर आप इस डायग्राम में प्रॉपरली देखोगे तो tan थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। Opposite is x divided by adjacent is L, x by L. So tan theta is x by L. Theta is what here? Theta is the shearing angle. Theta is what? Shearing angle. But देखो in practical case, practically कैसा होता है, ये जो शिफ्ट होती है, ये जो शिफ्ट होती है मतलब टॉप फेस की शिफ्टिंग ओवर दी बॉटम सरफेस, तो ये बहुत कम होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एकदम 30 डिग्री 50 डिग्री में ऐसी शिफ्ट हो। लेट से कोई स्टील ब्लॉक है और वो नीचे फिटेड है, राइट, और अगर आप उसको पुश कर रहे हैं तो उसका नीचे का फेस वैसे रहेगा, तो ऑब्वियसली स्टील है तो एकदम पूरा उधर टॉप फेस उधर ज्यादा नहीं जाएगा, वो बहुत कम शिफ्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे व्हेन इन दैट केस अगर ठीक है कोई रबर जैसा मटेरियल तो शिफ्ट ज्यादा भी होगा, बट जनरली शिफ्ट कम होता है फॉर द स्टील एल्यूमिनियम, ये जो मेटल जो होते हैं और जनरल सॉलिड्स उनके लिए। तो इन जनरल केस व्हेन थीटा कैसा होता है, बहुत कम होता है। सो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। सो हम इसके लिखते हैं, दैट इज देयरफॉर शेयरिंग स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय थीटा एंड इट इज इक्वल टू दैट इज द x बाय l। डायरेक्टली हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसका भी यूनिट क्या होगा, नो यूनिट। स्ट्रेन का यूनिट होता ही नहीं बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, right? So this is about the longitudinal strain, volumetric strain and shearing strain, right? उसके बाद हम पढ़ने वाले that is about the modulus of elasticity, मतलब कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है, कौन सा मटेरियल कम इलास्टिक है। ये जो उसकी स्टडी है, एक हुक्स बोल के एक साइंटिस्ट है उसने की है, तो उसने एक पर्टिकुलरली ग्राफ वगैरह उसको हम देखेंगे। सो दैट इज द मोर डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द solids and their deforming nature. Okay, so now we are going to learn about that is the Hooke's law, right? ठीक है।